हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे आधुनिक भौतिकी की, और आधुनिक भौतिकी में देखा था अपन ने कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है। द्रव्यमान क्षति के संबंध में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो द्रव्यमान क्षति के सिद्धांत को दिया था आइंस्टीन ने बताया था, और आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में कहा था कि द्रव्यमान 1 ग्राम द्रव्यमान की जो क्षति होती है, उस क्षति में अत्यधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी जितना द्रव्यमान क्षति होगा, जितना द्रव्यमान की कमी होगी, उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे ही अपन क्या कहते थे? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य की बात की थी। किसकी बात की थी? द्रव्यमान समतुल्य ऊर्जा की बात की थी। द्रव्यमान क्षति समतुल्य ऊर्जा की बात। अभी इस ऊर्जा में अपन ये देखना है दोबारा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात कर रहे हैं। ये संबंध बेसिकली जिन्होंने दिया था उन वैज्ञानिक का नाम आइंस्टीन था। इन्होंने 1905 ईस्वी में द्रव्यमान क्षति के संबंध के बारे में बताया था। क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ में, क्या कहा था? कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तित होना ही कहलाता है क्या? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का मतलब क्या है कि जितना अधिक से अधिक द्रव्यमान में क्षति होगी, वो उतना ही उसमें किस में तब्दील हो जाएंगे? वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। क्या होती है? ऊर्जा भी होती है। संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। ठीक है ना? और उन्होंने ये भी कहा था कि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है ना? और इन्होंने सूत्र दिया था। वो सूत्र क्या दिया था? E बराबर mc²। E बराबर mc², जहां m क्या है? द्रव्यमान, और c क्या है? जहां c निर्वात है बेटा। जहां c क्या है? निर्वात है। c निर्वात में प्रकाश की चाल। जहां c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? ये अब आपसे पूछा जाता है इस टाइप से। ओके, तो ये बताना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में पूछ ले कि जिन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनमें द्रव्यमान की हानि भी होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन क्रियाओं में द्रव्यमान की भी हानि होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान की क्षति अधिक होती है और ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होता है। क्या होता? ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होता है या विमुक्त होता है। ऊर्जा का विमुक्त होना ऊर्जा का बंधन कहलाता है, बंधन ऊर्जा कहलाता है। यानी जिन द्रव्यमान में क्षति होती है, उन द्रव्यमान के क्षति होने के कारण उनमें ऊर्जा भी विमुक्त होती है। और इस प्रकार अधिक से अधिक, जितना अधिक द्रव्यमान की क्षति होगी, उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रकार द्रव्यमान में ऊर्जा का विमुक्त होना ही बंधन ऊर्जा या ऊर्जा बंधन कहलाता है दोस्तों। ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है? चलिए अब अपन बात करेंगे द्रव्यमान क्षति की। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति की। द्रव्यमान क्षति में आपको क्या पूछा जाता है और किस तरह से? कि किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें से हमेशा उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों के योग से हमेशा कम होता है। क्या कहा दोस्तों? आपसे पूछा था द्रव्यमान क्षति किसे कहते थे, आपको बताना है कि किसी परमाणु के नाभिक में या नाभिक का द्रव्यमान
उसमें उपस्थित उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से हमेशा कम होता है। नाभिक के द्रव्यमान हुई इस कमी को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नाभिक में कमी हुई इस द्रव्यमान की कमी को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान की क्षति कहते हैं दोस्तों। तो जब आपसे पूछ लिया जाता है आप आसानी से बता सकते हो कि किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है। इसी कारण द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति होती है। जब भी आपसे कोई पूछ लेता है द्रव्यमान की क्षति का मतलब क्या हो गया? किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग हमेशा क्या होता है? कम होता है। और नाभिक के द्रव्यमान में हुई इस कमी को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान की क्षति कहते हैं। द्रव्यमान की क्षति कहते हैं, ठीक है ना। और नाभिक के द्रव्यमान में इस प्रकार की हुई कमी को ही द्रव्यमान की क्षति कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त भी हो जाते हैं। इन परिभाषा से अंतर बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाते हैं। यह लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा में तब्दील हो जाता है या ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। इसी कारण ये ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको किस तरह से दिखाएंगे? तो उसको दिखाएंगे डेल एम सी। क्या दिखाएंगे दोस्तों? डेल एम सी। ये किस में परिवर्तन हो गया? ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जितना अधिक द्रव्यमान की कमी होगी, क्षति होगी, वो उतना ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा। उन्होंने द्रव्यमान क्षति को परिभाषित भी किया कि किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से हमेशा क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा कि नाभिक अभिक्रियाओं में जो इस प्रकार के नाभिक के द्रव्यमान में इस प्रकार की जो क्षति होती है, इस प्रकार की जो कमी होती है, वही क्या कहलाता है? द्रव्यमान की क्षति कहलाती है। और इससे यह अंतर स्पष्ट हो जाता है कि नाभिक की रचना करने के लिए जो हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो यूज करते हैं या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जो नाभिक की रचना होती है उससे कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाते हैं और वो विलुप्त द्रव्यमान ऊर्जा में तब्दील हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऊर्जा में तब्दील हो जाती है तो क्या हो जाता है? E बराबर डेल एम सी स्क्वायर। जहाँ एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, सी क्या है? निर्वात, ठीक है। डेल है परिवर्तन, यानी परिवर्तन हो गया उसमें, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यमान क्षति की बात कर दिया दोस्तों। अब इनके अलावा था बंधन ऊर्जा। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा के बारे में बताना है कि जैसे ही आप नाभिक की रचना करते हो द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर, तो कुछ द्रव्यमान का क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। यह जो द्रव्यमान विलुप्त होता है ये ऊर्जा में विलुप्त हो जाता है, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? बंधन ऊर्जा कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है दोस्तों? बंधन ऊर्जा। आपसे कोई पूछ लिया जाएगा बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि नाभिक की रचना करने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
दोनों मिलकर करते हैं। तो इनमें कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है या द्रव्यमान विलुप्त हो जाते हैं। वो द्रव्यमान विलुप्त होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की घटनाएं क्या हो जाता कहलाता है, बंधन ऊर्जा कहलाता है। चलिए ये बात, इसके बाद अब जो अहम पॉइंट होती है जो आधुनिक भौतिकी में वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होती है, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन। आपको एक बात और नोट करा दो कि नाभिक बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है, आपसे कोई पूछ लिया जाए सिंपल परिभाषा में कि नाभिक बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है उन्हें नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, उन्हें नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से परिभाषित कर सकते हो। या दूसरा परिभाषा मैंने बता दिया कि द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर नाभिक की रचना करते हैं, तो उसमें जितना द्रव्यमान विलुप्त होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसको भी क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। दूसरे परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि नाभिक बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे नाभिकीय विखंडन की, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन की बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? अब यहाँ से हम परमाणु बम, एटम बम की बात करेंगे, हाइड्रोजन बम की बात करेंगे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जितनी अभी तक अपन ने ली क्लास, इन टॉपिक में एक क्लास जो हुआ प्रीवियस, उन टॉपिक में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो एक दो बने, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अपने को विशेष और ध्यान से इनको राइट डाउन करना है नोटबुक पे अपने, और एकाग्रचित्तपन से देखना है, इसको मन को नहीं भटकाना, क्योंकि अब यदि यहाँ से मन को भटकाते हैं तो हमारे से टॉपिक मिस हो जाएगी और आपका क्लास छूट जाएगा। तो ऐसा ना हो कि ऐसा अपन करें। जो भी काम है आपको कंप्लीट करके आप इस वीडियो को एकदम बिल्कुल शांत दिमाग से, शांत माइंड से आपको देखना है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन की घटना का सफल परीक्षण जिसने किया वो जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। वो उन्होंने सर्वप्रथम जो इन घटनाओं का सफल परीक्षण किया वो दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था हॉर्न, क्या नाम था दोस्तों? एक वैज्ञानिक का नाम था हॉर्न तथा दूसरे का नाम था स्ट्रॉसमैन। क्या नाम था? तथा स्ट्रॉसमैन। ये दो वैज्ञानिक थे, हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन। ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर सफल परीक्षण किया था नाभिकीय विखंडन की घटना को घटित करवाने में। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन घटना की सफल परीक्षण किसने किया था? तो आपको बताना है हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने किया था। किसने किया था? हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे। और किस तत्व के ऊपर किया था? तो आपको बताना यूरेनियम के ऊपर किया था। किसके ऊपर? यूरेनियम पर। न्यूट्रॉनों की बमबारी कराकर उन्होंने नाभिकीय विखंडन की घटना की सफल परीक्षण किया था। आपसे कोई पूछ ले कि हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने जो सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सफल परीक्षण किया था वो किस तत्व के ऊपर? तो यूरेनियम के ऊपर। किसके ऊपर? यूरेनियम। यूरेनियम के ऊपर अपन ने क्या किया था? यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराकर, न्यूट्रॉन की बमबारी कराकर, ठीक है ना, बमबारी कराकर हमने सफल परीक्षण किया था किसका? नाभिकीय विखंडन के। ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मन के थे। इन दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने किसका उपयोग किया था? तत्व का, यूरेनियम तत्व का प्रयोग। यूरेनियम के तत्व पर क्या किया था? न्यूट्रॉन की बमबारी कराया और वो घटना किसमें तब्दील हो गया था? नाभिकीय विखंडन की घटना में, न्यूक्लियर फिशन के रूप में। तो आपसे ये पूछ ले तो आपको ये बताना भी है। ठीक है ना। और ये भी बताना है कि इनमें जो है
इन्हीं घटना के कारण, इन्हीं घटना से ये हमें सिद्ध हो गया कि हम परमाणु बम आसानी से बना सकते, एटम बम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं से अपन लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले कि नाभिकीय विखंडन की घटना को परिभाषित कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की घटना को परिभाषित करते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, तो वो क्या कहलाता? नाभिकीय विखंडन कहलाता। दोस्तों क्या कहलाता मेरे भाइयों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। ये सफल परीक्षण के बाद एक छोटा सा परिभाषित के रूप में नाभिकीय विखंडन को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आराम से, जो सिंपल से। अब इसके लिए आपसे फिर यूरेनियम कौन सा? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 तत्व जो है यूरेनियम 235। मैंने क्या कहा कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते, तो उसको आसानी से कह सकते हो, परिभाषित कर सकते हो क्या, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है। क्या होता? समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, क्या कहलाता? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ओके दोस्तों, ये हो गए। अपन जो बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, नाभिकीय विखंडन की। और इसको नाभिकीय विखंडन की सफल जो अभिक्रिया हुई थी उसकी सफल परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये वैज्ञानिक थे जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने किन तत्व के ऊपर से न्यूट्रॉन का बमबारी करा के करवाया था? तो आपको बताएं, यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराकर यह सफल परीक्षण किया था कि अधिक से अधिक द्रव्यमान ऊर्जा में तब्दील हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के परीक्षण से ये पता चला कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। जैसे अपन न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, न्यूट्रॉन बमबारी किसके ऊपर? यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम कौन से अपन बात करें? 235। यूरेनियम 235 के ऊपर। जैसे ही यूरेनियम 235 के ऊपर बमबारी कराओगे, ये दो लगभग समान नाभिकों में टूट जाते हैं। दो समान नाभिकों में टूट गए, खंडित हो गए। खंडित हो गए। ठीक है ना, इस तरह से ये विभाजित हो गए, खंडों में विभाजित हो गए। देखिए, दो नाभिकों में खंडित होना या दो नाभिकों में विभाजित होना, दो खंडों में विभाजित होना, दो खंडों में विभाजित हो गया। ठीक है, ये अभिक्रियाएं होती है। इसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम 235
कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग 0.214 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। आपसे मैं पूछ लूं कि जब इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी करवाए जाते हैं तो न्यूट्रॉन की बमबारी कराने से यूरेनियम 235 की 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। कितने ग्राम की बात करें? 1 ग्राम की बात, या नाभिकीय विखंडन की विक्रिया में लगभग इतना। आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि ये कि यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग कितना, 0.214 की बात करें, 0.214 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ये द्रव्यमान क्षति का मात्रक होता है दोस्तों। द्रव्यमान क्षति का मात्रक किसमें मापा जाता है? AMU में मापा जाता है, ठीक है। तो कोई पूछ लीजिए न्यूट्रॉन की बमबारी कराए जाते हैं यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। तो यूरेनियम के जो ऊपर जो बमबारी कर, उनके कितने द्रव्यमान की स्थिति में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होते हैं? तो आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम पर जब नाभिकीय विखंडन होती है तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग 0.214 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति होती है, लगभग 0.214 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। अब इन क्षति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो लगभग कितना होता है? वो लगभग होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इतने द्रव्यमान की क्षति से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको इसको आसानी से ये भी बताना है कि जैसे ये क्षति होती है तो ये क्षति 0.214 को आप एक जो अपने पास क्या कहते हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ऊर्जा जूल होती है, ऊर्जा 1.6 × 10⁻⁻31 जूल होती है। और ये भी बता दूं कि इसमें मात्रक जो समतुल्य माना जाता है वो ME के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने माना जाता है 931। तो आप इसको 931 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। 0.214 को 931 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 199 क्या कहते हैं 199.234 आ जाते हैं, 234 ऊर्जा जूल आ जाते हैं। ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो आपसे पूछ लेता है कि जब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं होती है तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं में जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0.214 द्रव्यमान की जो क्षति होती है उसमें कुल कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो आपको बताना कुल ऊर्जाओं का जो उत्पन्न होता है वो होता है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होता है। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान यूरेनियम के 214 की मान 214 AMU की द्रव्यमान की क्षति होती है। तो द्रव्यमान की क्षति से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। चलिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बात कर लिया नाभिकीय विखंडन की। आपको ध्यान रखना इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि नाभिकीय विखंडन में जो अधिक से अधिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उस ऊर्जा उत्पन्न को अपन क्या कहते हैं? तो आपको बताना इस ऊर्जा उत्पन्न को अपन कहते हैं क्या? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा। जब जैसे आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जब ये नाभिकीय विखंडन की क्रियाएं होती हैं तो इनमें 2 खंडों में विभाजित होती है और प्रत्येक खंड
तीन नए नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 3 नए नए न्यूट्रॉन्स निकलने लगते हैं। तो अब इसके बारे में भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये अपन सबसे है कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडित होने पर 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो लगभग 0.214 AMU द्रव्यमान की जो क्षति होती थी वो कितने ऊर्जा के बराबर होती थी, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के तुल्य होता था। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, अपन जो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन की जो बमबारी करा रहे हैं, न्यूट्रॉन की जो बमबारी हो रही है यूरेनियम के ऊपर, वो 2 खंडों में विभाजित हो रही और प्रत्येक खंड कितने न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इन खंडों से भी 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 और भी इस तरह से 3 एक भी, फिर 3 फिर 3 इस तरह से निकलते जाएंगे, ठीक है। और यूरेनियम की ये अपनी खुद की द्रव्यमान जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक की अभिक्रियाएं चलती रहती और इस तरह से अधिक से अधिक नाभिकीय ऊर्जा अपने बनते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है ना। बमबारी की बात, न्यूट्रॉन का बमबारी करवाते किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर। तो 2 खंडों में विभाजित हो जाती है, प्रत्येक खंड से 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब यहां से बात इस तरह से, क्या इस तरह से आप ये देख लो, ये भी क्या करेगा, हाँ ये भी 3, ये भी 3, प्रत्येक न्यूट्रॉन से भी फिर 3, फिर इस तरह से 3, इस तरह से एक चेन, एक श्रृंखला बन जाएगी और इस श्रृंखला तब तक बनते रहेगी जब तक इसमें से पूरे के पूरे समाप्त नहीं हो जाती। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये श्रृंखला कब तक बनती है, तो आपको पता नहीं, ये श्रृंखला तब तक बनते रहती है जब तक इनमें से सारे यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक ये श्रृंखला इसी तरह से बनते रहती है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, यानी चेन रिएक्शन का मतलब हो गया श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे ही न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं यूरेनियम 235 के ऊपर, 2 खंडों में विभाजित हो जाती है। अब एक खंड उधर, एक खंड, अब प्रत्येक खंड से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और फिर वो 3 और टकराते, वो और भी खंडित होते, और भी खंडित होते, वो और भी खंडित, इस तरह से विखंडित होते, क्या बन जाता है, एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, जाल बन जाते एकदम बिल्कुल, ठीक है। और यह क्या कहलाता अपना, ये कहलाता श्रृंखला अभिक्रिया। और ये श्रृंखला अभिक्रिया में जब तक यूरेनियम पूरी तरह से समाप्त होकर ऊर्जा में तब्दील नहीं हो जाती है तब तक ये घटनाएं हम घटित होते रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। तो अपन बात करेंगे अब श्रृंखला अभिक्रिया की। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया को हम कहते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है ना। अब चेन रिएक्शन के बारे में मैंने बता दी, इसे चेन की रिएक्शन कहते हैं कि जैसे ही जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वो देख ही रहे कि जब न्यूट्रॉन की यूरेनियम पर बमबारी करवाए जाते हैं तो 2 नाभिक में विखंडित हो जाते हैं और उसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और 3 नए न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाते हैं। कितने, 3 नए न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाते हैं। ये उत्सर्जित यूरेनियम के अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते हैं। ये उत्सर्जित जो होते हैं न्यूट्रॉन, यूरेनियम के अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते रहते हैं, ठीक है ना। कौन सा, ये न्यूट्रॉन्स, ये सारे अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। यूरेनियम के नाभिकों को विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। मैंने कहा था, ये देखो श्रृंखला बन रहा है, श्रृंखला बन जाएगी। फिर इसी तरह से ये 3 इस तरह से,
और ये तब तक बनते रहेगी जब तक पूरी तरह से यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया। आपसे पूछ लिया जाए श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वो 3 नए न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित करते हैं। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन्स जो है यूरेनियम के अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते रहते हैं और यह क्रिया प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि पूरी तरह से यूरेनियम समाप्त ना हो जाए और वो ऊर्जा में पूरी तरह से तब्दील ना हो जाए। इस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्रृंखला अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्य में किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती उस ऊर्जा का जो ऊर्जा उत्पन्न होती उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य मतलब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग की बात, वर्किंग प्रिंसिपल ऐसी हो कि जहां इनका हम कहीं ना कहीं प्रयोग कर सके उस ऊर्जा को, नहीं तो ऊर्जा बेकार है। तो इस ऊर्जा का उपयोग हम अधिकतर कहाँ करते हैं? परमाणु रिएक्टर में करता है, यानी बिजली, परमाणु बिजली घर में अपन इसका प्रयोग करते हैं। परमाणु बिजली जो बनाते हैं, आपने सुना होगा परमाणु बिजली घर है अपने रावत भाटा के अंदर भी है, तो वहां पे बिजली जो उत्पन्न होती है वो परमाणु बिजली घर में हम सबसे ज्यादा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग करके ही हम बिजली बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चेन रिएक्शन की बात, ये चेन रिएक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चेन। सबसे पहले इस अभिक्रिया के दौरान लिख देता हूं श्रृंखला। इस अभिक्रिया क्या? इस अभिक्रिया के दौरान निकलने वाला ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्य में किया जाता है। क्या? रचनात्मक कार्य में किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रचनात्मक कार्य में क्या है। रचनात्मक कार्य का मतलब मैंने परमाणु रिएक्टर के अंदर परमाणु बिजली पैदा करना है। तो परमाणु बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान जितना ही ऊर्जा विमुक्त होती, जितना ऊर्जा उत्पन्न होती, उत्सर्जित होती, उस ऊर्जा से ही हम बिजली बनाते हैं, परमाणु बिजली बनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब अपन बात करें कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और एक होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कंट्रोलेड और अकंट्रोलेड। ये हो गया अनकंट्रोलेड की बात करते हैं, अनकंट्रोलेड चेन रिएक्शन, और ये हो गया कंट्रोलेड चेन रिएक्शन। ठीक है, नियंत्रित और अनियंत्रित की बात कर दी। एक होता है अनियंत्रित, एक होता है नियंत्रित। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की घटनाएं जो घटित होती है वो किस पे आधारित होती है, तो आपको बताना है कि यह नाभिकीय विखंडन की घटना पर आधारित होती है। यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है।
आधारित है। सबसे पहले नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं की जो घटनाएं घटित होती है वो किस पे आधारित है, तो आपको बताना यह अभिक्रिया जो है यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये है। और इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं वो कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है इसका प्रयोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है अपने परमाणु रिएक्टर के अंदर, यानी परमाणु बिजली बनाने में हम करते हैं। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की बमबारी के दौरान जो यूरेनियम 3 नए न्यूट्रॉन्स जो उत्पादित करते थे यूरेनियम, उनमें से हम किन्हीं 2 को क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन्स को हम आगे की ओर कार्य में लेते हैं। इस तरह से 2 न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करना नियंत्रण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता? चेन कंट्रोलेड चेन रिएक्शन कहलाता है। यानी हम यहाँ पे 2 से हम काम नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही न्यूरॉन को से हम काम लेंगे, न्यूट्रॉन से काम लेंगे, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं। अब आपसे यदि कोई पूछ ले किस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको बताना है परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, यानी परमाणु बिजली बनाने में हम करते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के दौरान जो निकलने वाले अन्य नाभिकों को भी जो विखंडित करते हैं, तो इनमें आपको पता है कि मैं आपको क्या बताया था कि इनमें 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। कितने? 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इन 3 नए न्यूट्रॉन्स में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। कितने को? 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। जो यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की जो बमबारी होती है वो एक विखंडन से 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इन 3 नए न्यूट्रॉन्स में से 2 को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेता, बच्चा कौन? सिर्फ एक कर, यानी इसको हमने अवशोषित कर लिया। किसके माध्यम से अवशोषित करते वो भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले दोबारा एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के दौरान जो निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन 3 नए न्यूट्रॉन्स में हम 2 को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण अब यह अभिक्रिया धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से होती है। अब यहाँ आगे की जो अभिक्रियाएं होगी वो धीरे धीरे होगी, नियंत्रित ढंग से होगा। अभिक्रिया धीरे धीरे नियंत्रित होते चलिए, नियंत्रित तरीके से होती है। यह अभिक्रिया परमाणु भट्ठी, परमाणु रिएक्टर में होती है। सबसे मैंने कहा ना कि परमाणु बिजली बनाने में हम यह अभिक्रिया सबसे अधिक काम में लेते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि श्रृंखला अभिक्रिया में जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है वो किस पे आधारित होता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और ये इसमें क्या होता है कि जैसे ही न्यूट्रॉन्स की बमबारी करवाते हैं, यूरेनियम जो 2 खंडों में विभक्त हो जाते हैं और एक खंड से जो 3 नए न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं उनमें से 2 को क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, इसमें से धीरे धीरे अब नियंत्रित अभिक्रियाएं चलते रहती है, ठीक है। और इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं परमाणु भट्ठी या परमाणु रिएक्टर में होती है। इस अभिक्रिया के दौरान जो निकलने वाली ऊर्जा का जो उपयोग होता वो रचनात्मक कार्य में होता। कहाँ होता? रचनात्मक कार्य में किया जाता है। वही परमाणु रिएक्टर की बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रचनात्मक कार्य में प्रयोग होता है, रचनात्मक कार्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु रिएक्टर में रचनात्मक कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया श्रृंखला अभिक्रिया की बात हो गई। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात होगी। अब बात करेंगे वो होगा अपना कौन सा, वो होगा अपना अनियंत्रित। क्या? अनियंत्रित। तो सबसे पहले अपन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो आप 2 न्यूट्रॉन्स का अवशोषित कर लेते हो वो किसके माध्यम से अवशोषित करते हो, अपने को ये समझना जरूरी है।
ठीक है ना। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो आपने देखा था कि न्यूट्रॉन की बमबारी कराने पर जो हुई थी यूरेनियम के ऊपर, वो 2 खंडों में विभक्त हो गए। इनमें से देखे थे कि इनमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे, उनमें 2 न्यूट्रॉन्स को हमने क्या किया था, अवशोषित कर लिया था। अवशोषित कर लिया था। अब अवशोषित किसके माध्यम से किए थे, ठीक है ना। तो जब परमाणु बिजली घर में अपन इसका प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से जो बिजली पैदा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना इसमें से अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा का घटना धीरे धीरे घटित हो, एक से ही बहुत अधिक होने लगती है। इसीलिए इन दोनों को अवशोषित करने के लिए हमने क्या किया था कि न्यूट्रॉन की गति, अर्थात न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने के लिए बात करेंगे। न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने के लिए यानी कम करने के लिए हम भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम कैडमियम या बोरोन की छड़ की लंबी छड़ों का प्रयोग करते हैं। ये छड़ें नियंत्रित छड़ कहलाती है। ये छड़ें विखंडन में उत्पन्न होने 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। तो मैं जो बात किया था कि 2 नए न्यूट्रॉन्स को अवशोषित जो कर लिए जाते हैं, उन 2 नए न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने वाले कौन है, कैडमियम हो सकता है या बोरॉन हो सकता है, ठीक है ना, या बोरॉन की छड़ें, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं नियंत्रित छड़। क्या कहते हैं, इसे नियंत्रित छड़ कहते हैं। छड़ें भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जब इस प्रकार की नाभिकीय श्रृंखला में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो यूरेनियम से जो 2 नए नाभिक विखंडन होते हैं, एक नए नाभिक से जो 3 नए न्यूट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं, उन 3 नए न्यूट्रॉन 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। उसको अवशोषित करने किस प्रकार की छड़ें का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना कैडमियम या बोरॉन की छड़ें का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम कहते हैं नियंत्रित छड़ें कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान, ये छड़ें विखंडन में उत्पन्न होने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित कर लेती है, जिसके पश्चात अंदर में जो अभिक्रिया विखंडन के पश्चात, इसके पश्चात जो औसतन एक विखंडन जो अभिक्रिया होती है वो सही ढंग से होती है और नियंत्रित श्रृंखला के रूप में बनी रहती, ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, न्यूट्रॉन्स, अब यहाँ बात करते, एक न्यूट्रॉन्स की बात करते। अब ये यहाँ पे एक न्यूट्रॉन्स था, 2 को तो अवशोषित कर लिया। अब एक जो न्यूट्रॉन्स था, इनसे अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे उत्पन्न हो, ठीक है ना, ये ऊर्जा धीरे धीरे उत्पन्न है। आपको बता दूं कि विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति अधिक तीव्र होती है। तो न्यूट्रॉनों की गति अधिक होती है यानी अधिक तीव्र होती है, उस तीव्र को कम करना है। न्यूट्रॉन की विखंडन, किसकी बात करेंगे, विखंडन की बात करेंगे कि विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति अधिक तीव्र होती है। अच्छा, ये तीव्र है, इसको कम करना है ताकि धीरे धीरे कार्य संपन्न हो। नाभ की विखंडन अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न हो, इस तीव्रता को कम करना है। तो कम करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, भारी जल मंदक के रूप में मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, भारी जल। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O,
ठीक है ना, भारी जल का प्रयोग करता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जब नाभिकीय विखंडन में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो न्यूट्रॉन की गति अधिक तीव्र होती है, जितनी अधिक तीव्र गति से होगा वो उतना ही अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो हमें इसे कम करना, इनकी तीव्रता को क्या करना, कम करना, यानी धीरे धीरे कार्य करे, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे कार्य करें, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के तहत कार्य करें और धीरे धीरे कार्य करें। तो इसे कम करने के लिए क्या मिला दिया जाए, तो इसे कम करने के लिए मंदित के रूप में जो कहते हैं हम भारी जल मिला देते हैं। क्या, भारी जल। यदि भारी जल नहीं है तो आप ग्रेफाइट का भी मंदित के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मंदक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मंदक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया अपना नाभिकीय अभिक्रिया में, ठीक है ना, यानी ये श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर नियंत्रित अभिक्रिया की बात की। और इसी अभिक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, हम परमाणु बिजली पैदा करते हैं, परमाणु बिजली भी उत्पन्न करते हैं यही अभिक्रिया से, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए परमाणु बम के बारे में, सबसे शानदार टॉपिक है परमाणु बम। तो परमाणु बम जो होता है किस पे आधारित होता है, परमाणु बम। अब यहां से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन गए परमाणु बम। तो आपको बताना है परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन आधारित है, ठीक है ना। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है या नाभिकीय विखंडन पर आधारित या नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है। कौन, परमाणु बम। ठीक, तो परमाणु बम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये भी जान ले कि परमाणु बम का जो सर्वप्रथम जो बनाया था उनका नाम था जे रॉबर्ट ओपनहीमर। क्या नाम था, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। तो प्रथम जो बनाने वाले थे उनका नाम अपन लिख लेंगे, प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। कब बनाया था, 1945 में, 1945 ईस्वी में बनाया था प्रथम परमाणु बम, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए सिंपल श्योर किस पे आधारित है, बताओ, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब इनके लिए सबसे जो बात आती है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप बता देना कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित, इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम बनाने के लिए हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ लिए तो परमाणु बम बनाने के लिए हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है ये। प्रथम परमाणु बम बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। कब बनाया था, 1945 में बनाया था। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा, किसके, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा किस पर, जापान पर, जापान के नागासाकी पर और हिरोशिमा पर गिराया था। जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया था, ठीक है ना। जापान पर, जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया था,
ठीक है दोस्तों, आपसे क्यों पूछ ले परमाणु बम का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध परमाणु बम का उपयोग किया गया था। ठीक है ना, प्रथम परमाणु बम जो था दोस्तों, वो प्रथम परमाणु बम, जिसको हम लिटिल बॉय की बात कर ले, हम इसको लिटिल बॉय भी कहते थे। हाँ, 6 अगस्त 1945 को ने किया था। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा। प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया था, प्रथम परमाणु बम, उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, 3 दिन बाद ही दूसरा परमाणु बम, जिसे हम फैट बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फैट बॉय के नाम से 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पे गिराया गया था दोस्तों। किस पे गया था? दूसरा बम जो गिराया गया था 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम फैट मैन के नाम से जापान के ही नागासाकी शहर पर गिराया गया था। ठीक है ना, फैट बॉय और फैट मैन। जापान के नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी एक शहर है दोस्तों, गिराया गया था। ठीक है ना। 2 आपसे पूछ लिया था परमाणु बम के बारे में कि किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया था, और इनका जो प्रयोग किया गया वो जापान के विरुद्ध किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और प्रथम बम का जो नाम था वो था लिटिल बॉय के नाम से, और ये बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। दूसरा बम जो था वो 3 दिन बाद ही, हाँ, किस पे गिराया गया था? 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को जो है दूसरा परमाणु बम जो जिसको फैटमैन के नाम से जाना जाता था, वो जापान के नागासाकी पे गिराया गया था। जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया था। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप होता है। ठीक है ना, विनाशक रूप है, और भारत ने इनका सफल परीक्षण किया था राजस्थान के अंदर पोखरण में। आपको मैं बता दूं 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित था। अब श्रृंखला अभिक्रिया में देखा था अपन ने अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब कि इसमें जो 2-3 जो नए, जब न्यूट्रॉन्स का बमबारी करवाया जाता था यूरेनियम 235 के ऊपर, तो 3 नए न्यूट्रॉन्स जो निकलते थे उनको किसी प्रकार से हम नियंत्रित नहीं करते हैं। ठीक है ना, यानी वो अनियंत्रित कहलाते। यदि हम नियंत्रित करते तो इसलिए हम 2 यूरेनियम को कैडमियम या बोरॉन की छड़ से नियंत्रित करते थे, और न्यूट्रॉन की गति को तीव्र था उसको मंद करने के लिए हम भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते थे। यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे तो जितनी अभिक्रियाएं हो वो होते रहे, जितनी घटनाएं घटित हो वो होते रहे, वही क्या कहलाते? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं जो घटित होता वो होता नाभिकीय संलयन के अंतर्गत। किसके? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है कि जिसके तहत ये घटनाएं घटित होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, मैं लिख भी देता हूं आपको।
न्यूक्लियर फ्यूजन ये किस प्रकार की घटनाएं हैं? हाँ, कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं या भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है ना? दो हल्के, दो या दो से हल्के, ठीक है ना, दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर संयुक्त नाभिक होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और संलयन अभिक्रिया में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं की घटना घटित होती है। और इस नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम, नाभिक संलयन के सिद्धांत पे कौन कार्य करता है? हाइड्रोजन बम कार्य करता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया, कौन था बनाने वाला हाइड्रोजन बम, तो आपको बताना हाइड्रोजन बम बनाने वाले जो थे वो, उनका नाम था एडवर्ड टेलर नाम था। दोस्तों क्या नाम था? एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने बनाया था। और कब इन्होंने बनाया था, कब इसके बारे में? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है ना? हाइड्रोजन बम की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन बम की। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।